यहाँ पर हम लोगों को गांधी की विचारधारा को और अंदर से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गांधी को सिर्फ ये बात से समझ पाते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन वो जो उनका पूरा का पूरा जो आंदोलन का जो स्ट्रक्चर है, जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उसमें एक बात और भी था जो बहुत जानना जरूरी है और उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी की रणनीति, जब आंदोलन वो चला रहे थे तो उनकी आंदोलन की जो रणनीति थी, जो है ना, यदि कहा जाए कि जो उन्होंने डिप्लोमेसी, या एक तरह से कहा जाए कि जो वो अडॉप्ट किए मेथड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट और द नेशनल मूवमेंट, बेसिकली उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है स्ट्रगल ब्रेक स्ट्रगल, या स्ट्रगल पॉज स्ट्रगल, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति, है ना, संघर्ष विराम संघर्ष, संघर्ष विराम संघर्ष। यह गांधी जी के आंदोलन का बहुत बड़ी रणनीति थी, बहुत बड़ा फीचर्स था। ठीक है, अब यह समझना होगा कि इसको समझने के लिए, संघर्ष विराम संघर्ष को समझने के लिए दो बातों को समझना जरूरी है। पहले ये कि मैं ये कह क्या रहा हूं, स्ट्रगल ब्रेक स्ट्रगल आखिर क्या है, इसको समझना होगा। और दूसरा, जो गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसका चरित्र कैसा है, थोड़ा उसको भी समझेंगे। ठीक है, देखिए, पहले तो संघर्ष विराम संघर्ष को समझिए, ये क्या है। जैसे गांधी जी ने कोई एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है, मान लेते हैं उन्होंने आंदोलन शुरू किया असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आप देखेंगे कि ये 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है और फिर कुछ दिनों के बाद 1922 में बंद हो जाता है 12 फरवरी को। यानी इस दौरान में आंदोलन चला और फिर रुक गया। तो यह किसको बताता है? यह एक संघर्ष की स्थिति को बताता है कि इस दौरान एक संघर्ष, पॉलिटिकल संघर्ष, एक राजनीतिक संघर्ष गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कहिए या राष्ट्रीय आंदोलन ने चालू किया। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब मैं कांग्रेस कहता हूं, पुराना कांग्रेस, आज़ादी से पहले का कांग्रेस, तो कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं है बल्कि वह एक राष्ट्रीय आंदोलन भी है। यानी कांग्रेस को पार्टी से बढ़कर आपको समझना होगा, बेसिकली वह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक था। ठीक है, देखिए, और उसी के नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, वह आप देखते हैं 1 अगस्त को शुरू हुआ, फिर 20 फरवरी 1922 को खत्म हो जाता है। यानी इस समय क्या हुआ, इस पीरियड में एक राजनीतिक संघर्ष चला अंग्रेजों के अगेंस्ट, यानी स्ट्रगल चला। यहां पर यह शब्द को याद रखना, पॉलिटिकल। फिर कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि एक बहुत लंबा पीरियड क्या हो गया, फिर विराम का रहा, है ना, विराम यानी ब्रेक, यानी पॉज का समय। कब से कब तक आप देखेंगे 1922 से लेकर के 1930 तक, खासकर 5 अप्रैल 1930 तक, फिर गांधी जी कोई आंदोलन भारत में नहीं चलाते हैं। तो ये हो गया विराम का समय। फिर देखिए स्ट्रगल शुरू होगा, फिर संघर्ष देखिए कहां देखेंगे, फिर एक संघर्ष शुरू हुआ, यानी स्ट्रगल शुरू हुआ। देखेंगे 1930 5 अप्रैल, है ना, 5 अप्रैल 1930 से लेकर के लगभग 1934 तक, है ना, अक्टूबर 1934 तक दूसरा आंदोलन चलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, CDM यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो यहां पर क्या होता है कि मैंने क्या कहा कि पहले संघर्ष, फिर विराम, फिर एक आंदोलन चलाया उन्होंने। फिर देखिए कुछ दिनों के बाद ये आंदोलन जैसे ही समाप्त होता है 34 में, फिर 1934 से लेकर के एक लंबा आपको विराम पीरियड मिलेगा और ये 1942 तक चलेगा, लगभग 8 अगस्त तक। फिर 8 अगस्त से लेकर के 1942 से फिर एक संघर्ष की शुरुआत होगी, स्ट्रगल की शुरुआत होगी, एक राष्ट्र, है ना, राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत होगी। और आप देखते हैं कि, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन।
शुरुआत होती है। तो ये क्या बताता है? ये गांधी जी की रणनीति को, आंदोलन के चरित्र को बताता है कि कुछ दिन वो संघर्ष करते हैं, यानी कि आंदोलन चलाते हैं, फिर विराम कर देते हैं, फिर संघर्ष चलाते हैं, यानी आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करते हैं, यानी कि है ना, संघर्ष की शुरुआत करते हैं अपनी मांगों के साथ लेकर के, फिर चुप हो जाते हैं, फिर ये। तो यही संघर्ष विराम संघर्ष यदि टॉपिक पर आता है तो बेसिकली क्वेश्चन जो बन सकता है वो यह है कि संघर्ष विराम संघर्ष क्या था और ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण रहा। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि संघर्ष विराम संघर्ष किसको बोलते हैं। अब आते हैं दूसरी पॉइंट कि आखिर गांधी जी ने यदि है ना संघर्ष विराम संघर्ष की नीति को क्यों अपनाया। अब देखिए 2 पॉइंट, क्यों अपनाया, वाई गांधी जी एडॉप्टेड, ओके, क्यों अपनाया संघर्ष विराम संघर्ष की नीति। तो देखिए गांधी जी बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, यानी व्यवहारिक। गांधी जी बहुत ही व्यवहारिक इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, और उनको पता है कि जनता या आम व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है। कोई भी आदमी बहुत लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर सकता। यदि आप ही पढ़ने के लिए बैठे और सुबह से लेकर लगातार पढ़ते रहे, सोए नहीं, तो क्या होगा, कुछ दिन में तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसलिए जब आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक समय तक आप मेहनत करते हैं, फिर आपको रेस्ट चाहिए, फिर आप रिकवर करेंगे। तो वही हाल यहाँ पर है। गांधी जी बहुत व्यवहारिक थे और गांधी जी को पता है कि आम जनता की शक्ति क्या होती है, सीमित होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। और चूंकि क्या है, चूंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन था यानी नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, आम जनता पर आधारित आंदोलन था। अब समझिए, चूंकि गांधी जी जानते हैं कि व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है, एक सीमा के बाद वह कार्य नहीं कर सकता है। यदि उससे ज़्यादा वो कार्य करेगा तो कार्य गलत भी हो सकता है, कुछ गलत चीज़ भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है। तो ये गांधी जी जानते हैं। चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था या राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था, वह किस पर बेस्ड है, वो जनता की शक्ति पर बेस्ड है। आम जनता जो थी वही तो पार्टिसिपेट कर रही थी राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन जनता की शक्ति पर आधारित था और जनता की शक्ति क्या होती है, सीमित होती है। इसलिए विराम क्या था, विराम आवश्यक शर्त था, आवश्यक शर्त था। इट वॉज नेसेसिटी। बेसिकली जो ब्रेक था, ब्रेक है ना, ब्रेक एक नेसेसिटी था कि विराम जरूरी था। क्यों जरूरी था, ताकि व्यक्ति को दोबारा ऊर्जावान बनाया जा सके। ऊर्जावान बनाया जा सके, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस चीज को समझिए, यानी कि मैंने क्या बताया कि क्यों आया। तो पहला बात है गांधी जी बहुत ही व्यवहारिक थे, है ना, इसी को पहला पॉइंट बना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। गांधी जी बहुत प्रैक्टिकल थे। दूसरा पॉइंट, वो जानते थे कि जनता की सीमित क्या होता है, शक्ति सीमित होती है। और चूंकि थर्ड पॉइंट क्या था यहाँ पर, चूंकि, है ना, थर्ड पॉइंट, चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन किस पर बेस्ड था, जनता की शक्ति पर बेस्ड था। इसलिए चौथा पॉइंट, इसलिए क्या था, विराम एक आवश्यक शर्त था, ताकि, पांचवा पॉइंट, ताकि दोबारा से
पीपुल की शक्ति को रिस्टोर किया जा सके और नए आंदोलन के लिए उसे तैयार किया जा सके। तो आप समझ गए कि इस बात को कि संघर्ष विराम संघर्ष पहले क्या था, हम लोगों ने इसको परिभाषित किया कि गांधी जी कोई भी आंदोलन को ज़्यादा दिन तक नहीं चलाते हैं, एक विराम रखते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। ये तो समझ में आ गया। उसके लिए आप एग्जाम्पल देंगे। दूसरा पॉइंट क्यों, तो इसके लिए बेसिकली ये पॉइंट। एक बात इसमें और भी देखते हैं, इससे एक अलग बात है। इतना तो आप लोग समझ गए, अब देखते हैं आगे। आगे यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या महत्व रहा। यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है कि संघर्ष, ब्लैक से लिख देता हूं, है ना, आप लोग को दिखेगा, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व रहा। तो रहा है ना कि स्ट्रगल बेस स्ट्रगल का नेशनल जो स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रगल ब्रेक स्ट्रगल, उसका नेशनल मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंस रहा या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो यहां पर यह बात समझना होगा कि पहले हम लोग को यह देखना होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग को पहले ब्रॉड तरीके से देखना होगा। ठीक, जरा एक समझ, राष्ट्रीय आंदोलन अभी मैं थोड़ा देर के लिए समझा देता हूं, या समझिए। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के 3 आयाम थे। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 आयाम है। एक है राजनीतिक आयाम, पॉलिटिकल डायमेंशन, ओके, पॉलिटिकल डायमेंशन। दूसरा है इकोनॉमिकल डायमेंशन, आर्थिक आयाम, है ना, इकोनॉमिकल डायमेंशन। और तीसरा है आपका सामाजिक आयाम, सामाजिक आयाम यानी कि सोशल डायमेंशन। अब देखिए ये क्या है, जरा समझिए। राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट, ओके, नेशनल मूवमेंट के केवल एक आयाम नहीं था, केवल पॉलिटिकल आयाम नहीं था, इसका इकोनॉमिकल भी था और सोशल भी था। सर क्या मतलब, समझ नहीं पाए? समझिए, देखो, जब आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हो यानी असहयोग आंदोलन, जब आप सीडीएम चला रहे हो यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जब आप क्या कहता है भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हो, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, या गांधी जी के आने से पहले भी जो आंदोलन हुआ जैसे स्वदेशी आंदोलन, ये क्या बताता है? यह बताता है राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक डायमेंशन का, यानी कि राजनीतिक आयाम का। जब आंदोलन चलाया गया, प्रत्यक्ष रूप से दबाव क्रिएट किया गया किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। जब भी कोई आंदोलन रन करके राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए सर एक बात जान लीजिए, सच्चाई यह है कि 1885 में जिस दिन कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ था, उस समय से लेकर के 1947 15 अगस्त तक पूरा पीरियड राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा। 1885 में जो कांग्रेस स्थापित हुआ, हमने आपको क्लास में पढ़ाया था कि कांग्रेस ही राष्ट्रीय आंदोलन है और राष्ट्रीय आंदोलन ही कांग्रेस है। यदि कांग्रेस 1885 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक लगातार अपना काम करता रहा तो इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन भी लगातार चलता रहा। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हमेशा उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक आंदोलन ही चलाया। आंदोलन तो स्वदेशी चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, सीडीएम चला, भारत छोड़ो चला। तो इसका मतलब फिर बीच में क्या हुआ? बीच में क्या ब्रेक हो गया आंदोलन? यदि मैं कहूं कि राष्ट्रीय आंदोलन का सिर्फ राजनीतिक आयाम था तो इसका मतलब तो यही हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ ये घटनाएं हुई, बाकी तो कुछ हुई नहीं। लेकिन यहां तो ये नहीं है। यहां मैं क्या कह रहा हूं, 1885 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा। तो सर जब ये चलता रहा तो इसका मतलब ये है कि ये यदि है तो इसके सिवाय और भी चीजें थी। यानी जब ये चीज न चल रहा हो, है ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जब नहीं भी चल रहा था, उस समय भी राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा। क्योंकि फिर कैसे चलता रहा?
तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन ने इस डायमेंशन को और इस डायमेंशन को पकड़ा। जैसे जब कोई पॉलिटिकल काम नहीं हो रहा था, यानी जब संघर्ष नहीं, जब पॉलिटिकल रूप से, जब पॉलिटिकल आयाम को नहीं पकड़ा हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन, तो उस समय वह किस डायमेंशन से चल रहा है। जैसे देखो आर्थिक आयाम, जैसे खादी पर जोर, स्वदेशी पर जोर, तो राष्ट्रीय आंदोलन के ये भी भाग थे, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर, है ना। तो आप राष्ट्रीय आंदोलन को केवल इस चश्मे से नहीं देखिए कि केवल आंदोलन को, सच्चाई यह है राष्ट्रीय आंदोलन का, नेशनल मूवमेंट का इकोनॉमिकल डायमेंशन था, क्योंकि नेशनल मूवमेंट ने भारत में खादी को भी प्रमोट किया, स्वदेशी को भी किया, राष्ट्रीय शिक्षा को भी किया। वैसे ही सोशल डायमेंशन भी था, सामाजिक आयाम, जैसे हरिजन उत्थान, है ना, यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित और द बैकवर्ड क्लास, है ना, पहला हुआ। दूसरा महिलाओं का उत्थान, उसकी शिक्षा की बात की गई, यह भी आंदोलन का एक विषय था। तीसरा जातिवाद पर भी प्रहार किया गया आंदोलन के दौरान, यह भी इसके सामाजिक आयाम को बताता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सोशल आयाम है, ये सब हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन ने ये सब भी काम किए हैं, ठीक है। महिला शिक्षा की बात की गई, बहुत सारी बातें थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक आयाम भी थे, आर्थिक आयाम भी थे और राजनीतिक मतलब ये। तो पहले इसको समझना जरूरी था। अब देखते हैं क्या हुआ, अब जरा समझिए। तो यहां पर क्वेश्चन क्या था, जरा समझिए। क्वेश्चन ये था कि क्या संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व रहा इस रणनीति का। देखो, यानी हम लोग देख सकते हैं यहां पर एक बात को समझना होगा, यानी क्या हुआ, यानी कि संघर्ष के समय सीधे आंदोलन, यानी ब्रैकेट में है ना, ये सब आप लिख सकते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन चला। ठीक है, यानी संघर्ष के समय सीधे, है ना, आंदोलन करके, आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन चला। यानी कि जब संघर्ष चल रहा था, यानी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा, ठीक है, या असहयोग आंदोलन चलेगा, तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन अपने किस चरित्र को लिए हुए है, वो पॉलिटिकल आयाम को, यानी पॉलिटिकल डायमेंशन को, राजनीतिक आयाम को। वहीं आप देखेंगे, वहीं विराम समय में, है ना, विराम समय में राष्ट्रीय आंदोलन ने सामाजिक और आर्थिक आयामों को अपनाया। अब आपको समझ में आया कि संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का क्या महत्व रहा। तो महत्व यह रहा कि संघर्ष के समय में तो पॉलिटिकल आयाम को अपनाया, लेकिन विराम समय में भी राष्ट्रीय आंदोलन चुप नहीं बैठा। यह नहीं कि विराम समय में राष्ट्रीय आंदोलन सो गया, विराम समय में भी राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा। किस रूप में चलता रहा? सामाजिक और आर्थिक आयाम के रूप में। यानी जब विराम समय था, उस समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या किया? सामाजिक कार्य की तरफ ध्यान दिया, आर्थिक कार्य की ओर ध्यान दिया, वही स्वदेशी वगैरह। तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन कभी भी नहीं रुका। इसका इंपॉर्टेंस समझिए। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए। इसका मतलब यह रहा कि इसका सबसे बड़ा महत्व क्या रहा संघर्ष विराम संघर्ष का, कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन की निरंतरता को बनाए रखा। यदि केवल संघर्ष रहता तो आपको पता ही है कि संघर्ष, मैंने क्या कहा कि संघर्ष कुछ ही दिनों तक किया जा सकता था। तो इसका मतलब क्या है कि केवल यदि राष्ट्रीय आंदोलन का सिर्फ एक आयाम होता
तब तो राष्ट्रीय आंदोलन कुछ दिन चलता, कुछ दिन बंद, कुछ दिन चलता, कुछ दिन बंद। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन का हम लोगों ने क्या देखा, दो और आयाम थे, आर्थिक और सामाजिक। इसलिए विराम समय में राष्ट्रीय आंदोलन ने अपने रूप को बदला और उस समय वह सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम को अपनाते हुए लगातार चलता रहा। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रही, निरंतरता बनी रही। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति के कारण क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हमेशा बनता रहा, किसी समय पॉलिटिकल रूप में और किसी समय किस रूप में, सामाजिक और आर्थिक रूप में, उस आयाम को लेकर के। एक पॉइंट और भी है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या महत्व रहा। तो ये तो आपको महत्व रहा, पहला महत्व आपने यह देखा कि इस रणनीति से क्या हुआ, यानी यदि मैं कहूँ कि इस रणनीति से राष्ट्रीय आंदोलन को निरंतरता बनाए रखा गया। क्या रखा गया, इस रणनीति के कारण, यानी इस स्ट्रेटेजी के कारण राष्ट्रीय आंदोलन की निरंतरता बनी रही, है ना, बनी रही। दूसरा एक और भी इंटरेस्टिंग है कि इस स्ट्रेटेजी से क्या हुआ, सामाजिक आधार यानी सोशल बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट बढ़ा, यानी इंक्रीज हुआ। सोशल बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, यानी राष्ट्रीय आंदोलन से इस स्ट्रेटेजी के कारण क्या हुआ, और सारे लोग जुड़ गए। मैं फिर कहता हूं, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी से क्या हुआ कि सामाजिक आधार, सोशल बेस इंक्रीज हुआ, किसका, राष्ट्रीय आंदोलन का। मतलब सर समझ नहीं पाए, मतलब यह कि बहुत, है ना, सारे लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। इस रणनीति ने राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कांग्रेस से जुड़े। कैसे जुड़े, यदि इस रणनीति ने सामाजिक आधार, सोशल बेस बढ़ा दिया राष्ट्रीय आंदोलन का, यानी बहुत सारे लोग राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ गए, तो कैसे जुड़ गए, जरा देखिए, जरा समझिए। एक बहुत बड़ा फिलॉसफी, देखिए, हर आदमी सीधे आंदोलन में भाग ले कोई जरूरी नहीं है। यानी असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, हर व्यक्ति, यदि आप सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा समाज उस दौरान शामिल हो जाए और राष्ट्रीय आंदोलन को चलाए, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सीधे आंदोलन में पॉलिटिकल रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। मैंने कहा था ना, 3 आयाम है, पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिकल एंड सोशल। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। यानी ड्यूरिंग जो मूवमेंट होता था, बड़े बड़े मूवमेंट, हो सकता है बहुत सारे लोग न जा पाए। अब भाई लाठियां पड़ती है, सरकार मारती भी थी, तो बहुत सारे लोग बचते थे, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में उस दौरान में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस रणनीति ने क्या किया, एक अल्टरनेटिव मार्ग, यानी कि एक वैकल्पिक रास्ता को तैयार किया ताकि कुछ लोग और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ सके। तो संघर्ष विराम संघर्ष ने क्या किया, एक विकल्प दिया बहुत सारे लोगों को कि वह राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े। यानी यदि आप इसमें नहीं जुड़ सकते हैं तो इसमें जुड़िए और इसमें भी जुड़िए, यानी कि सोशल में, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के तो 3 आयाम थे, पॉलिटिकल भी था, इकोनॉमिकल भी था और सोशल भी था। अरे भैया, कुछ लोग पॉलिटिकल में नहीं भाग ले सकते हैं तो मत लीजिए, सोशल में, इकोनॉमिकल में लीजिए, खादी को प्रमोट कीजिए, स्वदेशी को प्रमोट कीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट कीजिए, है ना, सोशल में आइए, हरिजन उत्थान का कार्यक्रम कीजिए, जातिवाद का अंत कीजिए। तो इस ढंग से उन्होंने क्या किया, इस रणनीति ने क्या किया, आंदोलन के लिए कैसे महत्वपूर्ण रहा कि इसने बहुत बड़े तबके को, जो आंदोलन से अभी तक दूर था, इस रणनीति ने उन लोगों को भी आंदोलन से जोड़ा, है ना, और आंदोलन के सोशल बेस को क्या किया, बड़ा किया। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है, वो सीधे इसमें नहीं आ सकता, है ना। तो आंदोलन के सोशल बेस को बढ़ाया।
तो याद रखेंगे इस बात को, हम लोगों ने दो तरीके से पढ़ा, ठीक है। चलिए इससे आगे देखते हैं, अगले एक टॉपिक को ध्यान से पकड़ते हैं। चलिए।